उस एग्जाम में सीटें कम कर दी गई। वो तो हमारे पास नोटिफिकेशन था, हमने उसमें फिर आरटीए से नंबर मांगे कि हमारे नंबर क्या है। और सर उसमें मजे की बात आपको ये बताऊं, उस एग्जाम में जो सबसे किसी एग्जाम का जो उसमें टॉपर था, उस एग्जाम में टॉपर था, उसके नंबर थे 58 आउट ऑफ 100। और जब मैंने आरटीए से नंबर चेक किए तो एक लड़का उसमें मुझे दिखा जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे, उसके नंबर 62 थे। यानी 62 वाले नंबर लड़के को आपने बाहर किया था और 58 वाले का आपने टॉपर बनाया। उसकी वजह क्या थी, जो मैंने चेक करके देखा तो मालूम ये चला कि जो लड़का है वो बीटेक डिप्लोमा वाला का एग्जाम होता है और वो बीटेक वाला है। तो फिर वो कोर्ट में चले गया। विभाग में एक मैं हमारा कहने का मतलब, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको आती है किसी एग्जाम को लेकर उत्तराखंड सरकार में। आप बहुत सारे एग्जाम में ये हमारी परिपाटी बन गई है कि हम किसी विभाग, आपने पहले एग्जाम यूबीटीआर करवाता था, आपने एक नया आयोग बनाया, आपने आयोग बना के उसमें हमें लगा चलो उसमें कुछ सुधार होगा, पर उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। जैसे जुगरान जी कह रहे थे कि युवा उस समय जब एग्जाम दे रहा होता है तो कुछ कहता नहीं है। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि सर एक लड़का देहरादून में किराए के कमरे में रह के जैसे अपना रोजगार तलाश के लिए यहाँ आता है, एग्जाम फॉर्म भरता है, अगर वो 2 दिन भी अपने 10 दिन भी मान लीजिए किसी आंदोलन में खर्च करता है तो उसे लगता है कि मेरा नुकसान है पढ़ाई का। वो सोचता है कि मैं किससे उलझूंगा, वो अपना आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी बात सर रही, ये तो सरकारी नौकरियों की दिक्कतें हैं जो हमारे उत्तराखंड में तो झेल रहे हैं। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे सरकार ने अभी 2 ग्रुप डी और ग्रुप सी में जहाँ सबसे ज्यादा आपको नौकरी के अवसर मिलते हैं, ग्रुप डी में आपकी सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई। यानी ग्रुप डी की आपको भर्ती जो हो रही है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। हम उनके विरोधी नहीं है कि आप उपनल से या पीआरडी से किसी लड़के को आप नौकरी दीजिए, पर सर हम ये कह रहे हैं कि आपको समान अवसर दीजिए ना। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उपनल से या पीआरडी से जो लड़के लगे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनमें 90% लड़कों की एक ही योग्यता है। वो योग्यता ये है कि वो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी बड़े अधिकारी के परिचित है। एक आम आदमी को उत्तरकाशी बैठा ही लड़का, मेरे को कैसे अवसर मिलेगा मैं उस एग्जाम में भाई आपको अगर जो सर इस बात को कहते हैं कि साहब हमारे सरकार की या हमारे उत्तराखंड की हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम लड़कों को गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट दे पाए, इसलिए हम आउटसोर्स कर रहे हैं। हमने कहा सर आपकी बात मान लेते हैं, पर कम से कम आप मुझे समान अवसर तो दीजिए। उस एग्जाम में जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसमें मुझे अवसर कैसे मिलेगा? आप पीआरडी से उपनल से आप आउटसोर्स करके भर रहे हैं सर, स्टार्ट ऊपर से है, जबकि हमारे पास सेवा योजन कार्यालय है। उस सेवा योजन कार्यालय में हमारा डेटा है। और सर यहाँ पे आप किशोर उपाध्याय जी बैठे हैं, जुगरान जी बैठे हैं, आपको याद होगा आपके जमाने में सेवा योजन कार्यालय से ही लोगों के इंटरव्यू के लिए कॉल कटा करते थे। वो प्रोसेस बंद हो गई है। आज आपको और दूसरी बात मैं इसलिए इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि उस बच्चे को, जो लड़का किसी विधायक, मंत्री या किसी अधिकारी के उससे लगा है, वो बेचारा उस पर आप कोई भी काम करा रहे हैं वो काम करने तैयार है। उस उसका व्यक्तिगत जो उस बेचारे की एक लगता है भाई वो अच्छी सैलरी 500 रुपए उसका दिन की तनख्वाह है पीआरडी वाले की, यानी 15,000 महीना कमा रहा है उत्तराखंड में। तो फिर भी उसका आत्मसम्मान उसे लगता है मैं मुझे तो किसी पे आश्रित हूँ, उसने मुझे लगाया। और सर मैं एक अंतरिम बात जोड़ना चाहता हूँ कि सर हमको लगता है कि रोजगार के अवसर सिर्फ संगठित क्षेत्रों में मिल सकते हैं। सर उत्तराखंड में अगर आप ये मान के चलिए, देहरादून में पलटन बाजार के अंदर जो कि 1 किलोमीटर का मार्केट है, उस मार्केट में 10,000 से 15,000 लड़के नौकरी करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और जहां पे उनकी तनख्वाह 5,000 से लेकर 7,000 या 10,000 तक है, ये बहुत पुराने हैं। अगर सर हम उनको जिनका ये नियम बनाया जाए कि उन लोगों को भी वहां पे ईपीएफ उनका कटना शुरू हो जाए, उनको ऐसा ही फैसिलिटी मिलने शुरू हो जाए। क्योंकि सर एक रोजगार के रूप में आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी। तो अगर आप कम से कम, हमारे पास जो क्षेत्र भी हैं जिनमें बहुत सारे लड़के नौकरी कर रहे हैं, अगर उन क्षेत्रों में भी आप उनको अवसर दे पाएंगे तो वो बड़ा काम कर पाएंगे। मेरा इतना कहना है सर। थैंक यू ब्रजेश। सौरभ भट्ट जी, सौरभ भट्ट मेरे ख्याल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, आज कुछ दिक्कत हो रही है उनके साथ। सौरभ, हाँ सौरभ आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। सौरभ अनम्यूट कीजिए आप अपनी तरफ से। मैंने अनम्यूट कर दिया मेरे, नहीं आपकी तरफ से सर कर दिया। एक तो प्रेम जी, एक तो जो है ना जो बोल रहा है उसके अलावा सब माइक बंद कर दीजिए। आप म्यूट कर दिए सब। आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? सौरभ? हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? सर मेरी, जी सर बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? सौरभ हाँ बोलो सौरभ, आ रही है आपकी आवाज। वो एक्चुअली कुछ वही टेक्नोलॉजी की, जी सर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है कम्युनिकेशन की जो है पहाड़ों में, इस वजह से शायद जुड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। सर ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी का जो आप लोगों ने उठाया, तो मैं भी अपनी 2-4 बातें रख देना चाहता हूँ, संक्षिप्त में रखूंगा। हाँ। सर मेरा जो मेन मुद्दा है उत्तराखंड की जो सरकारी जो नौकरियां हैं, उन सरकारी नौकरियों को जो करवाने वाले हमारे आयोग गठित हैं,
उनकी जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली पर मैं अपने कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। सर, ये जो आयोग है आज तक मतलब जब से ये राज्य गठित हुआ है तब से ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं संपन्न हुई जो किसी बिना विवाद की कोई परीक्षा संपन्न। सौरभ फिर से आप म्यूट हो गए। कोई भी परीक्षा बोलिए। जी 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 सर। और सर इसके लिए कारण हम देखते हैं, अभी अभी मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूं। अभी एक उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा कुछ समय पहले उत्तराखंड में हुई थी। रिसेंट एग्जाम्पल है। तो उस परीक्षा का 2017 में उसके फॉर्म भर दिए गए थे। अब 3 सालों बाद जब वो परीक्षा हुई तो 3 सालों बाद वो परीक्षा भी वो मतलब किसी बिना विवाद के संपन्न नहीं हुई है। उसमें पेपर होते होते जब परीक्षा पूर्ण भी नहीं हुई थी कि उसमें जो है ओएमआर सीट और ऐसी कुछ चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। उसकी एसआईटी बन गई। अब हम आयोग के पास गए, आयोग से बात की इस बारे में कि भैया ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं। तो आयोग हमसे यह कहता है कि भैया आयोग की जिम्मेदारी पेपर करवाना है। उसने अपने सेंटर दे दिए हैं, सेंटर लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं कि आप पेपर करवाए, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस पर हम ये प्रश्न अपनी सरकारों से, जो भी तमाम यहाँ पर जो हमारे राजनीति से संबंधित जो लोग हैं, उनसे एक चीज कहना चाहते हैं, इन सभी आयोगों की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाए। क्योंकि ऐसा लगता है इनका अपना कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, इनके ऊपर कोई शासन है ही नहीं। अपने अकॉर्डिंग जो इनको समझ में आता है उस ढंग से ये कार्य करते हैं और फिर कार्यवाही के नाम पे कुछ भी कार्यवाही इन पे नहीं होती है। दूसरा, परीक्षा प्रणालियों के संबंध में सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है उत्तराखंड में जो 3 से 4 साल का समय नहीं लेती है। 3 से 4 साल का समय किसी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबा समय होता है। उसमें उसका जीवन जो है बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है। आप पीसीएस की परीक्षा की बात करें तो पीसीएस का 2012 का जो पीसीएस है वो 2012 का पीसीएस 2014 में उसकी परीक्षा हुई थी। उसके बाद 2013, 14, 15 की जो पीसीएस की परीक्षाएं वो 16 का नोटिफिकेशन आया था। मैं इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हूं और प्रत्येक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 3 से 4 सालों का समय इसमें लिया है। तो मतलब किसी प्रकार का कोई ऐसा हमें तंत्र देखने को नहीं मिल रहा है जो बेरोजगारों के बारे में सोच रहा है। हमारी सरकार का भी इस और कोई ध्यान है ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारें ज्यादा इसके बारे में जो है सोच रही है। इसकी मतलब आज की अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो 2017 में जब ये सरकार आई, 3 वर्ष आज होने को हैं, उस समय के जो वादे हैं और उन वादों के बाद जो आज जो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 3 सालों से भर्ती का अकाल पड़ चुका है, राज्य में कोई भी भर्ती नहीं हो रही है और जो पहले की परीक्षा है, पहले की परीक्षाओं के रिजल्ट टाइम पे नहीं निकाले जा रहे हैं। अभी अभी दिसंबर में हाई कोर्ट का किसी का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। बच्चे उसके लिए प्रिपरेशन काफी टाइम से कर रहे थे, उसका रिजल्ट अभी नहीं निकाल रही है सरकार। तो ये एक मैं इस पे ये सुझाव देना चाहता हूं कि जो ये आयोग हैं, इन आयोगों की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाए और इनको ये कह दिया जाए भैया आप अपना कैलेंडर जारी कीजिए। कैलेंडर ऐसा जारी कीजिए कि उसमें इनकी डेट है, जो परीक्षा की तिथियां हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसकी परीक्षा हो, कब मुख्य परीक्षा हो, कब आएगा। और जो हमारे कमीशन है या जो सरकारी संस्था है इन परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए वे सारे कार्य जिन पर बाद में विवाद उत्पन्न हो सकता है उसके बारे में पहले ही सोच लें ताकि बच्चों के साथ किसी प्रकार का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। धन्यवाद और सर ये बात सरकारी नौकरियों की ही नहीं। जी बोलिए। थैंक यू। धन्यवाद सौरभ। जो मुख्य बातें अभी तक हमारे जितने स्पीकर्स ने, नौजवानों ने बोली है, सबका मुख्य समस्या जो आयोग है उनसे है कि आयोग का जो कैलेंडर ठीक नहीं है और वहां से परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं। इससे अलावा अगर किसी और साथी को कुछ बोलना हो, अमन जोशी जी और कोई बोलना चाहे, कोई साथी जो नया साथी है, इनके अलावा कुछ और नई चीजें, मतलब वही रिपीट ना करें हम लोग, कोई नई बातें हो जो इतने साथियों ने बोल दी, उससे अलावा अगर किसी के पास कुछ हो ताकि फिर हम वरिष्ठ साथियों को सुन सके। मनीष बोलना चाह रहे हैं कुछ? मनीष जी भाई साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा। मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। आप शॉर्ट में 2.5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए।
मेरा नाम मनीष देव शांडिल है, मैं देहरादून से हूँ और देहरादून में मैं तैयारी करता हूँ उत्तराखंड पीसीएस की। तो परिस्थितियां जिस प्रकार से लोगों को मैंने सुना बड़ी खराब है, दिन ब दिन लगातार चलती जा रही है ऐसी। क्या सरकार पूरी तरह से मानवता उसके अंदर रह गई है या खत्म हो गई है? मैं माननीय किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा कभी भी उठाएं उन लोगों के सामने, क्योंकि विपक्ष का कार्य होता है सरकार की कमियों को दर्शाना, बताना जहां उससे गलतियां हो। समस्या ये नहीं है कि हमको प्रत्येक छात्र को सरकारी नौकरी चाहिए, समस्या ये है कि जो रिक्त पद है एटलीस्ट उनको तो भरिए, उनमें हमको बैठने का मौका तो दीजिए। कितने हम लोग ओवर एज होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे कमरे का माहौल, मैं बैठ के अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा था। इतनी मोटी किताबें हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हम 4 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं इसी में कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। यही बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ हर साल होता है पीसीएस का एग्जाम। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार को या तो अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, या तो सरकार बरगला के रखना चाहती है कि इस मुद्दे से उस मुद्दे में ऐसे फंसा के रखना चाहती है, लोग प्रश्न ही ना पूछें। और प्रश्न पूछने के बाद भी टीएसआर सरकार कोई जवाब भी नहीं देती है। बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि इसका मौका मिले हम लोग को, बट ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए मैं चाहूंगा जनप्रतिनिधियों को कि वो प्रश्न पूछें, क्योंकि हमारे प्रश्न का तो जवाब नहीं देती सरकार, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है हमारे प्रश्न का जवाब देने का। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जनप्रतिनिधियों से दबाव बनाएं। और इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस के जो लोग हैं, हमारे विपक्ष के लोग स्पेशली, वो लोग बहुत प्रभावी हैं और हमारी बात को वहां रखें। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। अभी हाथ तो नहीं जोड़ सकता क्योंकि एक हाथ फोन रखा है। धन्यवाद मनीष। लक्ष्मण, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? लक्ष्मण नहीं। सर नमस्कार सभी को। सर जैसे अभी सरकारी में डिस्कशन चल रहा है, तो मेरा जोर से बोलिए सर। जो ये अभी जो डिस्कशन है वो सरकारी पे मेन फोकस है। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है, जैसे पहाड़ों के लिए क्यों नहीं छोटे उद्योग के लिए अभी तक कोई नीति बनी? जैसे हमारे 20 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए हैं, और आज की डेट में जो पलायन हुआ है, जो रिवर्स पलायन है, तो बेचारे जो छोटी मोटी जॉब वाले थे, तो उनके लिए क्या नीति है और क्यों मतलब बन नहीं रही है? ये सर अगर उपाध्याय जी थोड़ा सा इसमें अगर बताएं तो धन्यवाद। नहीं, देखिए आज का जो फोकस है हमारा वो मुख्यतः सरकारी नौकरियों पे है, तो इसलिए आज हम सरकारी नौकरियों पे ही बात करेंगे लक्ष्मण, और चीजों पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। संजय भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? और कोई बोलना चाहता हो? पीसी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरुण कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई? मैं फिर वरिष्ठ लोगों को बुलाऊं। आप म्यूट कीजिए अपनी तरफ से, अनम्यूट कीजिए। हरुण, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हाँ सर, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए समस्या सिर्फ भर्तियों का समय पर आना या परीक्षा का समय पर होना ही नहीं है। समस्या ये भी है कि जो अब लोक सेवा आयोग ग्रुप सी की भर्तियां निकाला है, उसमें वो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी उसने आवेदन को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, जो पीसीएस की वैकेंसी होती है उसमें अन्य राज्यों के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका चयन भरपूर मात्रा में होता है, और उन लोगों की उत्तराखंड के प्रति जो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि कोई उत्तराखंड से उनको कोई प्रेम नहीं है, अन्य राज्यों के वो हैं, और वो एक निकम्मी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका उन्होंने यहाँ पर एक निर्माण किया है जो उत्तराखंड के विकास में या उसको बनाने में कोई सहयोग नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पीसीएस वगैरह का या लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है वो इतना टफ बना दिया गया है कि उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए उसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल है। हल्द्वानी या रुद्रपुर में या देहरादून में रहने वालों को उसके लिए किताबें नहीं मिलती हैं, तो जो पहाड़ों पर दुर्गम क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं वो उस सिलेबस को कैसे पूरा कर सकते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहां के लोग उसका सिलेबस वहां रहकर पूरा नहीं कर सकते हैं और सिलेबस काफी टफ है। यही वजह है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली के जो एस्पिरेंट्स हैं वो उसमें बाजी मार लेते हैं बस। तो सर हमारे लिए दोहरी समस्या है, एक तो वैकेंसी का टाइम पर ना आना, दूसरा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो वो बाजी मारते हैं और एक निकम्मी ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ के विकास में बाधा है उसका उन्होंने निर्माण किया है। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। अरुण भाई, आपकी बात, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ फिर आप जवाब दे देना। एक बार बोलने के बाद इसको डिस्कशन का मुद्दा मत बताइए प्रेम जी, जिसने बोल दिया उसके बाद दोबारा मौका मत दीजिए। लास्ट में जब ओपन डिस्कशन होगा तब उस पर बात करेंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे ना। मैं एक प्रश्न आगे और पूछ लेना चाहता हूँ, जो नए साथी हैं अमन जोशी वगैरह ये बोलना चाहें कि क्या ऐसा भी है कि पीसीएस डिजाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया कि
उत्तराखंड के विद्यार्थियों को उसमें फायदा नहीं मिलता। मतलब जो प्रश्न जो हरीश रावत जी की गवर्नमेंट ने कहा था, वो कल भी कह रहे थे कि भाई 30% सवाल उत्तराखंड सेंट्रिक होने चाहिए। क्या ऐसा भी कुछ है? अमन, कुछ बोलना चाहते हैं आप इस पे? अमन जोशी, थोड़ा अपनी तरफ से बोलना चाह रहे हैं? सॉरी सर, पहले अभी आप सब लोगों को सुन लो, लास्ट में बोलूंगा। ठीक ठीक। और कोई जो भी होगा सर, अभी आप सब पढ़ लो। मैं बोलता हूँ, मैं बोलूं सर? कौन ना, हाथ उठाओ। मनीष ये बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली एसीएफ का एग्जाम हुआ था। मनीष आप अपनी बात रख चुके हैं। हेलो मनीष, आप अपनी बात पहले रख चुके हैं। इसके बाद जब ओपन डिस्कशन होगा तब आपको बोला जाएगा। सवाल का जवाब नहीं सर, ये पूछ रहे हैं ना वो 30% उत्तराखंड सेंट्रिक वाले क्वेश्चन की। मैं बताऊं, इसके पहले 55 सवाल आते थे, इस बार सर 10 सवाल भी नहीं है स्टेट से। ये बिल्कुल अन्याय है। स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट्स के स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन होने चाहिए एग्जाम में। अगर स्टेट के में काम करना है हमको, तो स्टेट के बारे में हम नहीं जानेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा? अदर स्टेट के लोग तो बिल्कुल आते हैं और डोमिनेंसी है उनकी, क्योंकि वो उसी तरह से उनका सिलेबस डिजाइन है हर स्टेट में। थैंक यू यहाँ बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू मनीष। संजय भाई कहीं आउट हो गए मेरे ख्याल से। संजय जी। अमित, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अमित ने बोला नहीं, आपने ना म्यूट कीजिए अपनी तरफ से। अमित, हाँ, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी सभी को नमस्कार। जैसे कि हमारा मुद्दा चल रहा है, मेन पीसीएस पे फोकस है, या जितनी भी हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं इस पर पूरा मुद्दा फोकस है। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि 2016 में ये हमारे उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों की भर्ती प्रक्रिया ये शुरू हुई थी। उस समय की बात है कि हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो उस दौरान जो भी कार्यभार था वो सब सेंटर के हाथ में आ गया था। तो उस दौरान जो हमारे कांस्टेबल के पद थे और जो सब इंस्पेक्टर के पद थे, वो जिस दिन से उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी एग्जाम की प्रक्रिया, उसका रिजल्ट और उसकी ट्रेनिंग, वो सारी की सारी प्रक्रिया 1 से 1.5 साल में पूरी संपन्न हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जब एक लीडर जो मेन लीडर है, उसके हाथ में जो पावर है, वो अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज करे तो चीजें सही तरीके से संपन्न हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बात करें हम उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेटिक पद जो है, वो उसकी संख्या के ऊपर बात करें तो हाल ही में 2017 या 2018 की बात है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम पे जो हमारे एसएसपी अल्मोड़ा थे, वो उसी टाइम एसएसपी नैनीताल का भी पदभार संभाले हुए थे। तो ये दो मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बिल्कुल बहुत ज्यादा पद हैं, या कि अब नए ब्यूरोक्रेटिक पद की कोई जरूरत नहीं है सरकार को। तो ऐसा नहीं है कि पदों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि जो आयोग की जो कार्यशैली है, अगर वो जो हमारे इस टाइम पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अगर उनकी जो लीडरशिप की बात आती है तो वहीं कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं। तो अगर एक लीडरशिप जो हमारी सही हो जाए तो 2016 में जो ये 2 एग्जाम जो ये संपन्न हुए बिल्कुल सही तरीके से और सही निर्धारित समय पे, तो ये इस चीज को दर्शाता है कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ये मेरी बात है। धन्यवाद। रविंद्र भाई, आपका काफी अनुभव है इन सबके बीच में, आप बोलिए। रविंद्र भाई, आपका माइक बंद है। ओके, चालू हो गया? हाँ, चालू हो गया। सभी को नमस्कार। विषय पर केंद्रित रहूंगा। सभी पैनलिस्ट से अपने को संबंध करता हूं। उनकी चिंताओं, सरोकार और संवेदनशीलता का मैं भुक्तभोगी हूं। सबसे पहले एक एक करके विषय पे आऊंगा। 4.5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। पहला बिंदु, सरकारी रोजगार में उत्तराखंड के अंदर जो लूट, जो करप्शन है, उसको सभी सरकारों ने लीगलाइज किया है, स्वयं अपनी मोहरें लगाई है, क्योंकि कभी उसका संज्ञान नहीं लिया है। और ये सरफेस पे, सतह पे हर व्यक्ति को दिखाई पड़ती। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की विधानसभा से। 550 के लगभग चपरासी से लेकर राजपत्रित अधिकारी सब बैकडोर एंट्रीज हैं, चोर दरवाजे की एंट्रीज हैं, जिनकी कभी कोई आज तक विज्ञप्ति नहीं निकली। नंबर 2 आ जाइए लोकायुक्त कार्यालय। जो लोकायुक्त ने करप्शन के मामलों को सुनना था, उन पर एक्शन लेना था, उसके यहाँ चपरासी से लेके सेक्रेटरी तक, राजपत्रित अधिकारी तक सब बैकडोर एंट्री है, जुगाड़बाजी की है, चोर बाजारी की है। जितने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं
जो कि इस समय पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ह्यूमन राइट्स कमीशन या जितने भी अधिकरण और प्राधिकरण हैं उनको हेड कर रहे हैं हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सबके यहाँ बैकडोर एंट्रीज हैं और बैकडोर एंट्रीज चपरासी से लेके फिर राजपत्रित अधिकारी तक। तो ये तो है करप्शन का हाल। उपनल अकेले ने 30 से 35 हजार लोग, आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। उपनल जिसका कि पूर्व फौजियों को रोजगार देने के लिए जिसका सृजन किया गया था, 30 से 35 हजार लोग जो हैं वो सब मन मर्जी के जुगाड़ से मंत्रियों के, नेताओं के, सांसदों के, ब्यूरोक्रेट्स के, ऑफिसर्स के, रसूख वाले लोगों के मन चाहे लोग वहां भर दिए गए, कुछ पैसा लेकर, कोई बिना पैसे के, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट में या अपनी पॉलिटिकल बिरादरी को बनाए रखने के लिए। ये तो है पूरे उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में करप्शन का हाल, जो कि हमको सतह पर दिखती है। जो मैं कह रहा हूं कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं। उपनल के अलावा भी जितनी आउटसोर्सिंग हो रही है, परिवहन विभाग, फलाना विभाग, ढिमकाना विभाग, वो आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से होती है, वो भी एक तरीके से बैकडोर की एंट्रीज है। अब आप आ जाइए नंबर 2 पर, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड की 20 सालों की सरकारें। इस राज्य को 9 मुख्यमंत्री मिले 20 साल में, 9 मुख्यमंत्री मिले, लेकिन हम 9 बार भी उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा नहीं करा पाए। केवल 5 बैच निकले हैं, जबकि कम से कम 18 बार हर वर्ष ये परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी, अगर मैं अंतरिम सरकार का कार्यकाल छोड़ भी दूं तो। उसके अलावा आ जाइए आप राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, जो भी 7-8 साल पहले ही गठित हुआ, दोनों के बारे में जो जिक्र आया है, अब ये काम करेंगे कैसे? उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जो अभी अध्यक्ष है, चेयरमैन, वो खुद दागी आदमी है, उनपे अनेक एलिगेशंस लगे हैं। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में जितने भी मेंबर्स अधिकांश नॉमिनेटेड होते हैं, या तो वो एकेडमिकली बहुत पुअर होते हैं, या वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, बहुत से लोग पॉलिटिकली हैं, या उनका जो एकेडमिक का अनुभव है या उनका बायोडाटा है वो बहुत ही हल्का फुल्का होता है, और टेस्टेड, ट्राइड, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड लोग नहीं वहां लाए जाते। ये कम से कम 60% केसेस में देखा गया है। करप्शन हो गया, अनियमितताएं हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गया, मनोनयन हो गया। ये बात बिल्कुल सही है कि इस स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हो या प्राविधिक शिक्षा परिषद हो या अन्य कोई एजेंसी जो भर्ती परीक्षाएं कराती है, अधिकांश परीक्षाओं पे विवाद होता है। उसमें से अनेकों सबजुडिस्ट होती हैं। अमूमन जो सबजुडिस्ट नहीं भी होती है, जिनमें विवाद नहीं होता, उन परीक्षाओं की विज्ञप्ति से लेके अंतिम चयन और ज्वाइनिंग तक 4.5 से 5 साल का एक एवरेज जो है वो जवान हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पुलिस का महकमा हो, सबके निदेशालयों में अफसरों की भरमार है। ऊपर का जो ढांचा है, अफसर तो हो गए ठोक के बजाओ, और नीचे के पद जो हैं आप उनको सीधे आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, सीधे सीधे एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल रहे हैं। अभी भी 45,000 से अधिक वैकेंसी समूह ग, घ, ख में अभी खाली पड़ी हुई हैं। अब इसके लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उत्तराखंड के पिछले 20 साल में जितने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, सारे विधायकों के लिए कह रहा हूं मैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सरकार, क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि उत्तराखंड की विधानसभा में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति सब चोर दरवाजे की है, प्रमोशन भी चोर दरवाजे का है। जितने ट्रिब्यूनल्स मैंने बताए, ये तो हो गया करप्शन का पार्ट। तो गवर्नमेंट की जो लाइन है अभी तक 20 सालों में बहुत हीला हवाली है। कैसे कार्मिक विभाग यानी कि शासन काम कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई कैलेंडर ना होना,
अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का कोई कैलेंडर ना होना, प्राविधिक शिक्षा परिषद का कोई कैलेंडर ना होना, ये सब इस बात को दर्शाता है कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल उदासीन है। नौजवानों के हितों पर डाका डाला गया है, उनके साथ लूट हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, असंवेदनशीलता हुई है। नौजवानों को समझना चाहिए कि उनके सही हितैषी कौन है। मेरे ऊपर खुद 2 बार उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिफेमेशन के केसेस किए, मैं अकेले उनको भुगता है रोशनाबाद कोर्ट के अंदर। मैं अनेक बार उत्तराखंड पीसीएस में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट की शरण में गया हूं। अभी हाल ही का जो मामला फॉरेस्ट गार्ड सर्विसेज का है, जो बहुत बड़ी परीक्षा थी, जिसमें 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया, 1 लाख ने परीक्षा दी। ये भर्ती पूरी अनियमितता, लापरवाही, असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। तो उत्तराखंड के नौजवानों को, शिक्षित प्रशिक्षुओं को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, भैया आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं वो नौकरियां तो चोर दरवाजे से भर दी जाती हैं। अब उपनल की 35,000 नौकरियां जो चोर दरवाजे से आउटसोर्सिंग से भर दी गई, वो तो डायरेक्ट भरी जानी थी। तो यहाँ नौजवान 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रहा है और पीछे से चोर दरवाजे से नौकरियां लग जाती है। उत्तराखंड के नौजवानों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप थोड़ा सा चाक चौबंद होइए, कुंभकर्णीय नींद से खड़े होइए, सेल्फ सेंट्रिक मत रहिए, स्व केंद्रित मत रहिए। विधानसभा, लोक आयुक्त, सारे ट्रिब्यूनल्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जितने ये हैं, जितनी बैकडोर एंट्रीज हैं, जो चोर दरवाजे की नियुक्तियां हैं, इनके खिलाफ भी सजग होइए। उपनल में जो 35,000 नौकरियां आउटसोर्सिंग से लग गई, वो भी सब बैकडोर एंट्रीज है। और राज्य के अंदर करीबन 60,000 बैकडोर एंट्रीज से लगा दिए गए नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, रसूख वाले लोगों के लोग। हमारा नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए रह गया इस आस में कि एडवर्टीजमेंट निकलेगा, लेकिन पद भर जाते हैं। तो मेरा मित्रों से अनुरोध है, मजबूती से खड़े होइए, मोर्चा हम संभालेंगे, हमने हमेशा संभाला है। यही मेरा आग्रह, निवेदन, और यही मैंने जो अनुभव किया है इन 20 साल। धन्यवाद, धन्यवाद। संजय भाई, संजय जैन जी। जी जी, नमस्कार सभी को। जी हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। समय का थोड़ा ध्यान रखें। जी हाँ, जी जी। देखिए, अभी सरकारी नौकरियों पे काफी विस्तार से चर्चा हुई है और उस फील्ड के जो मैं कहता हूँ कि अनुभवी लोग हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। उत्तराखंड की समस्या क्या है? सरकारी नौकरियों में जो समस्याएं बताई गई वो तो हैं ही, स्वरोजगार जिसकी बात करते हैं उसकी तरफ भी कोई ऐसा ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। स्वरोजगार किस फील्ड में हो? अगर हम पर्यटन की बात करें, हम कहेंगे पर्यटन प्रदेश बना दें, ऊर्जा प्रदेश बना दी, जो नारों के अलावा जो सॉलिड वर्क है, ग्राउंड वर्क है, वो नहीं हुआ है। इस मामले में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैंने ये सुझाव अपने कांग्रेस की सरकार में भी दिया था और भाजपा की सरकारों में भी दिया है। आप केरल जाइए, केरल में आपको हर बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर युवाओं का एक समूह है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पूरे केरल की छटा को आप एक किसी भी शहर के अंदर शाम को एक शो में देख सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा केंद्र, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल में तो छोड़ दीजिए, देहरादून की राजधानी तक में भी एक ऐसा केंद्र नहीं है जहाँ पर एक ऐसा कल्चरल शो हमारे युवाओं के स्वयं सहायता समूह से के द्वारा प्रस्तुत होता हो, जिसमें हमारी रामायण भी हो, जिसमें हमारा छोलिया नृत्य भी हो, जौनसार बाबर का हारूल भी हो। 90% टूरिस्ट जो उत्तराखंड आता है उसको जौनसार का हारूल क्या है इसके बारे में नहीं पता। संजय भाई, आज ये नहीं पता कि रामायण क्या है। संजय भाई, मैं आपको टोकूंगा, आज हमारा फोकस सरकारी नौकरियों की तरफ ज्यादा, एक्चुअली स्वरोजगार नहीं है। उस पर हम 2 दिन बाद डिस्कस करेंगे, इस पर अल्टरनेट। जी जी, मैं पीसी तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। जी, तो सरकार जी जी पीसी तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी, तिवारी जी आप अपना माइक थोड़ा सा वो कीजिए, अनम्यूट कीजिए। पीसी तिवारी जी, पीसी तिवारी जी। तब तक विक्रम भाई आप बोलिए। विक्रम सिंह नेगी जी पूर्व विधायक हैं प्रतापनगर से, जब तक तिवारी जी जुड़ते हैं। हाँ, नमस्कार। आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर
आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय पर चर्चा रखी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। पीसीएस की परीक्षा का समय पे न होना, खासकर मैंने उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्से के जो मेहनती माँ बाप हैं और उन्होंने अपने बच्चों को किसी तरह से, चाहे देहरादून में पढ़ाया, गांव से चाहे जिलों के मुख्यालयों में पढ़ाया, और बड़ी मेहनत करके कठिन घड़ी में, और जब ये परीक्षाएं होती तो वो उदास हो जाता है। इस पे मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं रविंद्र जुगरान जी की बात से सहमत हूं कि 20 साल में मात्र 5 बार परीक्षा का होना, ये बहुत ही धोखा है नौजवान के साथ। और इसका आपने कहा कि 30% सवाल, उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, इस राज्य से संबंधित होने चाहिए, राज्य के आंदोलन से संबंधित होने चाहिए, राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित होने चाहिए। और इस राज्य में जब हम लोग कभी आए होंगे तो कैसी परिस्थिति में लोगों ने खेत और खलियान को बनाकर इसको स्थापित किया, ये सवालात इसमें होने चाहिए। आज महत्वपूर्ण जगहों पर एक तहसील में एक एसडीएम के पास 3, 4, 5 तहसीलों की भी जिम्मेवारियां हैं, पद खाली हैं, और ऐसे तहसीलदार के पद हैं। वीडियो का काम इतना इंपॉर्टेंट है कि वीडियो का कई जगह का 4 पदभार वीडियो के पास है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी जो स्थिति है, हमारे बेरोजगार जो बाहर से आए, मैं पुनः एक उनके बारे में कहना चाहता हूं कि सब लोग मनरेगा में समायोजित नहीं किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने बाहर मकान नहीं बनाया, लेकिन वो नौकरी बाहर करते हैं और वो प्राइवेट की नौकरी करते हैं। तो हमें स्वरोजगार के पद भी, स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। एक मेरा बोखंडी जी छोटा सा सवाल है, उत्तराखंड में 200 मेगावाट सोलर पावर का पर्वतीय क्षेत्र के लिए निकाला गया, और आज बैंक कोई भी, वो केवल पर्वतीय क्षेत्र का आदमी भर सकता था, उसे टेंडर हुआ, बिड हुई, और आज कोई भी बैंक उनको लोन देने को तैयार नहीं है। सरकार क्या कर रही है? और जो जमीन है, क्योंकि बिखरी हुई जोत है, उनको उतनी जमीन भी नहीं मिल पा रही है। तो पहाड़ में हम कैसे उद्योग को चढ़ाएंगे, कैसे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, ये भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मेरा यही इस बारे में कहना है। पीसी तिवारी जी जुड़ गए क्या? धन्यवाद विक्रम भाई आपको, विक्रम सिंह नेगी जी। पीसी तिवारी जी सुन रहे मेरी आवाज? धन्यवाद तिवारी जी। पीसी तिवारी जी आवाज सुन रहे हैं? तिवारी जी, पीसी तिवारी जी शायद कॉल करके बताना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। नहीं, वो मेरे ख्याल से है नहीं, वो नेटवर्क में नहीं दिख रहे, फोटो दिख रही है उनकी, या तो क्योंकि पहाड़ में थोड़ा नेटवर्क की इशू तो रहता ही है। इस पर हम करेंगे बहुत जल्दी। हर्षमणि व्यास जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हर्षमणि सर, आपका बड़ा लंबा अनुभव है ओएनजीसी में। सर आपकी तरफ से अनम्यूट कीजिए सर। यस, नमस्कार। तिवारी जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका बंद है वो, और वीडियो और ऑडियो दोनों। हाँ, कुछ दिक्कत है उनके उसमें। नमस्कार, मैं हर्षमणि व्यास। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनाते समय जो हमारी महिलाओं ने, जिसका रविंद्र जुगरान ने जिक्र भी किया था, जब वो धरने पे जाती थी और अक्सर कचहरी में बैठती थी, उनकी क्या परिकल्पनाएं थी उस समय, वो ये सब देखते हुए कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, यही सब परिकल्पनाओं को लेके वो उनमें वो जोश आता था, जज्बा आता था। हमको राज्य भी मिला, लेकिन हम जो हिमाचल की तरफ जो देख रहे थे, उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको मिले यूपी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स, और उन्होंने जो ये नीति निर्धारण की, उसमें कहीं भी हमारी क्षेत्रीयता का, हमारी पहाड़ के अनुकूल कोई नीति निर्धारण का, इस तरह का कोई ध्यान नहीं रखा गया।
क्योंकि उनका कोई भावनात्मक लगाव इस प्रदेश से था ही नहीं। और शायद यही मूल में इसके विषय में यही एक कारण था कि हमारी जो नीति निर्धारण इस सब्जेक्ट पे होनी थी, ये हमारे पहाड़ के अनुकूल नहीं हो पाया। इसमें मैं खाली ब्यूरोक्रेट्स को ही दोषी नहीं मानता, सरकारें भी उतना ही दोषी हैं, क्योंकि ये सरकारें, क्योंकि ये राष्ट्रीय दल थे और राष्ट्रीय दलों के अपने प्राथमिकता में कभी भी क्षेत्रीयता का कोई प्राविधान नहीं था और ये पहाड़ का कोई वो नहीं था। आज माना बीजेपी है, कल कांग्रेस है, लेकिन उनका कोई बहुत ये प्राथमिकता सी नहीं थी। जब भी वो अपोजिशन में आते हैं तब इस विषय पे बातें होती हैं, लेकिन जब जब वो सत्ता में रहते हैं इस विषय पे बहुत ज्यादा बातें नहीं होती हैं। मेरे कई मित्रों ने जो बात बताया कि पीसीएस का कैलेंडर होना चाहिए, सब राज्यों में होता है, सेंटर के हिसाब से वो एक एवरेज वर्कआउट कर लें कि कितना पोस्ट होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसका एक टाइम शेड्यूल निर्धारित होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो आयोग है, आयोग में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, नॉर्मली ये रिटायर्ड लोग होते हैं और ये पॉलिटिकली नॉमिनेटेड लोग होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हीं के लोग होते हैं। इसमें कोई मापदंड नहीं होता है कि ये इसकी ये योग्यता है और उसके अनुकूल ही ये निर्धारण होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये नॉमिनेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मतलब फ्यूचर कोई स्टेक पे नहीं होता। तो ये रिटायर्ड लोगों को जहां तक पॉसिबल हो ना दे। योग्यता के आधार पे अलग बात है कि उसमें उनके रिलैक्सेशन एज को किया जा सकता है, लेकिन जरूर कुछ मापदंड होना चाहिए। जब तक उनका कुछ स्टेक पे नहीं होगा, उनका आगे की पेंशन है या ग्रेजुएटी है, ये सब स्टेक पे नहीं होगा, तो शायद ये इस तरह की चीजें होती रहेंगी और वो हमेशा सरकारों के अनुकूल, जो सरकारें हैं उनके हिसाब से ही कार्य करते रहेंगी। तीसरी बात, जुगरान जी ने जो बात अभी की थी कि जो हमारे कंटीजेंट्स और जो आउटसोर्सिंग वाले जो थे, उन लोगों के लिए भी हमारे पास पोजीशन क्रिएट होनी चाहिए थी। वो पोजीशन जब तक क्रिएट नहीं होगी तो हम उनका सरकारी नौकरियों में कोई प्राविधान नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो हमारे क्षेत्र के अनुकूल जिस तरह के प्रोविजंस थे, जैसे हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है तो हमारे पुलिस, पैरामिलिट्री और इन सब में इस तरह का कुछ नीति निर्धारण होना चाहिए कि इतना % पहाड़ से होना चाहिए, या उसका रनिंग और इस तरह का कुछ चीजें, मतलब ये पहाड़ के अनुकूल जो ये नीतियां हैं। और मैं समझता हूँ कि 90% क्लास 3-4 में तो निश्चित रूप से ये पहाड़ के लोगों का ही इसमें % होना चाहिए। मैं पिछले मैं अपने बचपन की तरफ देखता हूँ कि जब मैं 9th-10th में हम लोग हुआ करते थे, तो तब जिस तरह के इंस्टीट्यूट थे, चाहे वो IDPL था या सर्वे ऑफ इंडिया था, ONGC, FRI, BHAL, IRDA, BEL, इरिडैम, उनमें मतलब एक इम्पैक्ट हुआ था कि कुछ रोजगार लोगों को मिला है। आज ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सरकार क्रिएट कर सकती थी, वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये ऑल वेदर प्रोजेक्ट्स जो 12,000 करोड़ का बताते हैं, उसमें मुझे कोई भी पहाड़ का ना तो कोई मजदूर, ना कोई टेक्निकल लोग, ना क्रेन ऑपरेटर, ना एक्सकेवेटर्स के या किसी भी चीज के टेक्निकल लोग, कोई भी पहाड़ के लोग उसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही जो और भी परियोजनाएं हैं, चाहे वो डैम्स की हों, ज्यादातर लोग पहाड़ के नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो नीति निर्धारक जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी वो टेक्निकल एजुकेशन उस तरह की प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे इन्होंने स्वरोजगार में एक बैकग्राउंड में बताया, वो हम दूसरे उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे, उन सब सब्जेक्ट पे मुझे लगता है कि एजुकेशन पैटर्न भी उस तरह का देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे भी उसमें कुशल हो सकें, सिर्फ डिग्री ना लें बल्कि वो कुशलता हासिल कर सकें, तो वो अपना रोजगार भी खुद पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पीसी तिवारी जी जुड़े थे बीच में, फिर जुड़ गए। पीसी तिवारी जी, निशांत अभी आते हैं आपके पास, बाद में एक राउंड सबका हो जाए उसके बाद। पीसी तिवारी जी, जुगरान जी, हमें अपने नेताओं की ट्रेनिंग भी करानी है आईटी में। पीसी तिवारी जी जुड़ नहीं पा रहे, तो किशोर उपाध्याय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना
पीसी तिवारी जी जुड़ गए, पीसी तिवारी जी जुड़ गए, हाँ जुड़ गए। हाँ, जो इंटरनेट की सर हम बड़ी तो सोच समस्या रहे थे चल नेताओं रही की है। ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। अरे ट्रेनिंग अरे भी थोड़ा पीसी भाई भोजन करने तो नहीं चले गए थे? नहीं भाई साहब, इंटरनेट का बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी अरे मुश्किल हो रही है। जी जी जी, और पूरी नमस्कार। बात सुन भी नहीं पाया, मैं बहुत देर से जुड़ पाया। नमस्कार सब लोगों को। जी और जितनी बातें मैंने सुनी है काफी ज्ञानवर्धन हुआ है और चीजें समझ में आई हैं। और अभी जो जुगरान भाई ने भी जो बताया, जो अभी सब साथी बता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई हमारी इन चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है नहीं, क्योंकि जो अभी जो स्थितियां चल रही हैं और जो पहले से चली आ रही हैं, जब तक हम उन नीतियों को बदलने की बात न कर सकें, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा न कर सकें इन सवालों पे, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब आप देख लीजिए कि जैसे अभी उपनल के बारे में बात हुई और जो धान दे रहे हैं उनके बारे में बात हुई, फॉर्म भरने में अब हमारे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, एक तरह से उनका भी शोषण होता है। और ये भी बात आएगी कि जो ऊपर का ढांचा है वो बहुत बड़ा बन गया है। आप पीडब्ल्यूडी की बात करिए, आज वहाँ 16 चीफ इंजीनियर है, कभी एक जमाने में एक हुआ करता था। और निचली नौकरियां खत्म करने की सरकार की पॉलिसीज है, जो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां हमारे देश में लागू की गई हैं, उन सब का परिणाम है कि ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। और हमें ये सोचना है कि हम एक छोटी छोटी बातों पे लड़ते हुए भी एक बड़ी लड़ाई को कैसे विकसित करें, ताकि उत्तराखंड की पूरी जो समग्र जो बदलाव की नीति है, चाहे वो स्वरोजगार की हो, चाहे जमीन की हो, चाहे नौकरियों की हो, चाहे जो भ्रष्टाचार की जो सवाल आ रहे हैं, सारी नियुक्तियों के आ रहे हैं, उन सारे सवालों पे लड़ने के लिए मुझे लगता है कि एक नीति की जरूरत है और एक जन आंदोलन की जरूरत है। और उसके लिए क्या तैयारी हो सकती है, हम सब लोग अपने अपने लेवल पर लड़ ही रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, मजबूर भी हैं सब लोग किन्हीं भी कारणों से। तो लेकिन जो नौजवानों का जो ये पूरा परिस्थिति है, जो इस पर जो है मुझे लगता है कि और गहन विचार की जरूरत है, उनकी परिस्थितियों को समझने की जरूरत है और एक समग्र रूप में आगे आकर उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने की जरूरत है। ये केवल उत्तराखंड का सवाल नहीं है, वैसे नौकरियों का सवाल तो पूरे देश की यही हालत है, कमोबेश रूप से, कहीं कुछ आज ज्यादा है, कहीं कोई कम है। लेकिन उत्तराखंड की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि हमारी जमीन पर, हमारी चीजों पर कोई अधिकार बना नहीं है। यहाँ बौने नौकरशाह हैं, बौने राजनेता हैं, और उन सब लोगों ने जिस तरह से उत्तराखंड को लूट खसोट की है और जिस तरह से अपना पूरा वो बनाया है, उसमें लड़ने वाला कोई भी हो, जो भी हो, वो किसी पार्टी के अंदर भी हो, किसी पार्टी के बाहर भी हो और कहीं पर भी हो, उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और उन समस्याओं का निराकरण केवल एक हिम्मत के साथ खड़े होकर एक बात बनाकर ही हो सकता है। उसके लिए पहल जारी रहे। इंटरनेट की बड़ी समस्या है और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेनिंग की भी जरूरत है, हमें ये बात माननी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम मुलाकात हो गई और बात हो गई है। लड़ाई हम अपनी अपनी जगहों पर लड़ ही रहे हैं, इकट्ठा होकर लड़ सकें तो बहुत अच्छा है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, नौजवानों को जोड़कर, बेरोजगारों को जोड़कर, वंचितों को जोड़कर, जिन लोगों को पीछे कर दिया गया है, जिन लोगों के हकों को मारा गया है, उन सब लोगों के साथ कहीं न कहीं एक, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, हो सकता है लोगों को ये बात कितनी समझ में आए, मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि लड़ाई जब तक समग्र राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगी और उसमें भी उन लोगों के हितों के लिए परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगी जिनकी की हम बात कर रहे हैं, तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत दिनों तक आ नहीं सकता है। मुझे लगता है उसी पर ध्यान देना चाहिए। जी धन्यवाद। किशोर उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट है कि अपना, उसके बाद हम हाउस को ओपन करेंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे ना नितिन जी। धन्यवाद। हमारे जो सभी साथी जुड़े हुए हैं, और उसमें क्या होता है, कई बार जरा माहौल बड़ा गरिष्ठ सा हो जाता है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इन सबसे तो मैं सबसे कनिष्ठ मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा नाम किशोर है और 100 साल तक भी मैं किशोर रहूंगा आपके आशीर्वाद से। 100 साल तक जिया तो उसमें मैं भी किशोर ही रहूंगा। ये जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं, प्रेम जी, क्योंकि जब आपसे और हम सब लोगों ने बातचीत की तो ये लॉकडाउन के उसमें काल में मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैं रोज कुछ ना कुछ विषय जो है लोगों से बात करके
और सरकार को या जो भी है उनको थोड़ा चेताने का काम करता था। तो इसमें जब मैंने बहुत से विषय उठाए तो मुझे बहुत से जो युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, जैसे पीसीएस हैं, जो उसके लिए तैयारी कर रहे थे या और भी जगह तैयारी कर रहे थे, या जिनकी परीक्षाएं हुई, जैसे अभी इन्होंने वन विभाग से संबंधित बातचीत की, तो उनके बहुत से लोगों के संदेश आए कि हमारी बात को जो है आप लोग उठाइए। और तब मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, इनके पीसीएस और जो स्टेट की सर्विसेज हैं। ये जो उत्तराखंड के बारे में शुरू में ही आपने कह दिया कि ये राज्य का आंदोलन ही ये आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ उस समय, और जो अंततः अगर मंडल कमीशन यहाँ पर अगर उस समय जो सरकार थी वो अगर यहाँ पर उसको थोपते नहीं तो मेरे ख्याल से इस तरह की स्थिति पैदा भी नहीं होती। अब आज जब राज्य बन गया है तो हमारे सामने बड़ी भारी परेशानी आ गई, हमारे सामने ही नहीं बल्कि ये एक पूरे देश में। आप ये देखिए कि जो सरकारी नौकरी है उसको एक गारंटी माना जाता है कि अगर आदमी सरकारी नौकरी पर लग गया तो जीवन भर के लिए उसकी व्यवस्था हो गई। और एक खाली, हम जो कहते हैं खाली उत्तराखंड की ये एक प्रवृत्ति है कि हमको नौकरी पर ही जाना है, ऐसा नहीं है। मैं जब पूरम में भी मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, और जब मैं अमेठी भी देख रहा था, तो उस समय भी अधिकतर लोग मेरे पास अगर आते थे वो नौकरी के लिए आते थे कि कहीं उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो ये एक जो है हर जगह एक फिनोमेना है, उसमें ये नहीं मानना चाहिए खाली उत्तराखंड में ये स्थिति है। राज्य बनने के बाद हमें दो नुकसान हो गए। राज्य बनने के बाद पहला नुकसान ये हुआ कि सरकारी नौकरियों में हमारा जो हिस्सा था वो कम हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था, उसमें उस तरह की संभावनाएं होती थी। बड़ी बर्तन में जैसे गांव में जो है, मान लीजिए आप कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में भात बनाते हैं तो खुरचन भी जो है 2-4 लोगों के काम आ जाती है, उनका पेट भर जाता है। और दूसरी परेशानी हमारे सामने ये आ गई कि जो जिसकी कि हमें आदत भी थी, और विशेषकर पौड़ी में तो आपको पता ही है कि जब अंग्रेज आए तो वो सब लोगों को अधिकतर लोगों को सेना में ले गए। तो उसमें भी कहीं न कहीं जो है हमारे सामने परेशानी आ गई है। हम मिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में उतने अब लोग नहीं जा पा रहे। जो मुख्य विषय है, और रविंद्र भाई और बाकी लोगों ने बहुत विस्तार से उसके बारे में कहा है, जो राज्य का सवाल है। राज्य का सवाल ये है कि आज लगभग 10 लाख के आसपास लोग जो हैं वो विभिन्न जो आपके वो हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं उनमें उनके नाम दर्ज हैं। लेकिन क्योंकि मैंने 2 साल में लगभग 200 गांवों में रात्रिवासा किया है, एक तो गांव खाली हो गए हैं और अब तो लोग काफी वापस भी आ गए हैं, वो भी मजबूरी का वापसी हो रही है। लेकिन गांवों में जो है जिस तरह की स्थिति है, जो उस सीमा को पार कर गए, उनको सरकारी नौकरी अगर नहीं मिल सकती है, तो मुझे तो ये लगता है कि लगभग हमारा उत्तराखंड का 60% आदमी इस समय गांव में, तब चाहे हमारी बहन हो, वो बेरोजगारी के दंश से जो है उसको झेल रहा है। और मैं जब ये बासा कार्यक्रम मैंने किया और वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी ली, लोगों से बातचीत की, तो अब तो ये कोरोना काल में नई स्थिति पैदा हो गई है। नहीं तो कुछ दिन में आपको ये लगता गांव में मास सुसाइड गांव में आपको सुनने के लिए मिलते, इस तरह की स्थिति उत्तराखंड के गांवों की है। क्योंकि मेरी खुद की गांव की पृष्ठभूमि है, हमने तो सारा काम और सारी चीजें गांव में ही की, और तभी मैंने ये वनाधिकार वाला भी जो मैंने मुद्दा उठाया था उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उठाया था। आज के दिन जो मुख्य है कि अब 2016 से और आज तक अगर आपने पीसीएस की परीक्षा तक आयोजित नहीं की है, उसके इंटरव्यूज नहीं किए हैं, आप ये देखिए गांव में जाइए, जैसे अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि साहब वहाँ आपको वीडियो नहीं मिलेगा। अरे आप ग्राम स्तर पर जाइए, जो ग्राम प्रधान का सचिव है वो ग्राम प्रधान का बॉस है, क्योंकि उस वहाँ जो है उसके पास जो है वो 10-10, 20-20 वह हैं जिसको ग्राम सेवक कहते थे, जिसको आपने विलेज ऑफिसर बना दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जो
वैकेंसीज है उनकी कमी हो सकती है, उतना नहीं होगा कि 10 लाख वैकेंसीज वो निकाल ले, लेकिन यही पता नहीं है कि राज्य में कितनी वैकेंसीज खाली है। नीचे से लेकर के ABCDE जितने भी कैटेगरीज होती हैं, आपका सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो रोजगार मिलने की संभावनाएं होती थी और सबसे ज्यादा बजट उसका जाता भी है। उसमें जिस तरह से पूरे के पूरे स्कूल बंद हो रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में, वो नई तरह की परेशानी है। तो इसमें जो हमारे साथी हैं, बल्कि मैंने तो और भी लोगों को कहा था कि भाई आप इसमें जोड़ने का काम करो, जिससे कि एक अद्यतन हम स्थिति का पता लगा सकें कि यहाँ स्थिति आज है क्या, कितने लोगों को राज्य सरकार समायोजित कर सकती है। मेरा तो अपना, जैसे अभी इन्होंने कहा, मैं जब टेरी से विधायक था तो वहां से बहुत सी चीजें मैं ले गया। एक यूनिवर्सिटी ले गया, मैं 2012 में चुनाव हार गया तो वहां एक यूनिवर्सिटी में 600 लोगों को राजनीतिक दबाव के तहत जो है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी आज एक बड़ी भारी परेशानी में है। तो जो राजनीतिक दबाव है और बाकी चीजें हैं वो अपनी जगह तो हैं ही। तो इस समय हमको ये करना चाहिए, बल्कि हमको इसके साथ में सबसे पहले तो सरकार से ये जानना चाहिए कि आपके पास है कितनी रिक्तियां हैं, किस वर्ग में कितनी रिक्तियां हैं, आपके पास अधिकारियों की कितनी रिक्तियां हैं। और मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि मैंने कहा आपको एक काम तो ये करना चाहिए, आपने वो चिट्ठी शायद देखी हो या ना देखी हो, कि मैंने कहा जो ये प्रोविंशियल सर्विसेज है उसमें आपको स्थानीय उत्तराखंड के लोगों को ही उसमें उनको रखना चाहिए, ये आपको मैंडेटरी कर देना चाहिए। और दूसरी बात जो है, आपको ये करना चाहिए कि जो उत्तराखंड के बारे में आपको कम से कम जो है वो कुछ सवाल तो रखो उसमें, जो उत्तराखंड के बारे में जान सके, यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ का भूगोल क्या है, यहाँ हरिद्वार में अलग स्थिति है, देहरादून में अलग है, तो थोड़ा मसूरी चले जाइए तो अलग है, उत्तरकाशी चले जाइए, पिथौरागढ़ चले जाइए तो अलग है, उसका सबका अलग तरह का वातावरण और अलग तरह का इतिहास है, तो उसको भी जरूर उसमें रखिए। तो अभी मेरे ख्याल से हम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है। और मैं तो थोड़ा सा आपको बताऊं, ये जुगरान जी को पता होगा, जब मैं एक छोटा सा मंत्री भी था तो उस समय भी मैंने इन सरोकारों को उठाने में कोई हमने कमी नहीं रखी। वो मेरी सबसे बड़ी कमी है कि लोग ये समझते हैं कि भाई ये खास पट्टी के लोग हैं, इनका काम ही झगड़ा करना रहता है, एक ये भी भावना उसमें चली जाती है। तो जुगरान जी जब उस समय आंदोलनकारियों का विषय आया था तो मैं पहला व्यक्ति था जो इनके साथ खड़ा हुआ उसमें सरकार से, और मुझे तिवारी जी ने कहा कि भाई आप तो लोगों को बहुत पैम्पर कर देते हो। दूसरा, उस समय हमने, क्योंकि मैं जो कांग्रेस का 2002 का जो मैनिफेस्टो बना था उसमें मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बल्कि मैंने और रावत जी ने 2-3 लोगों ने मिलकर के वो बनाया था। और उसमें हमने ये कहा था कि हम जितने विशिष्ट BTC के पद हैं उसको भरने का काम करेंगे। और नरेंद्र भंडारी जी हैं हमारे, उनसे पूछ लीजिएगा, उनकी हिम्मत नहीं हुई तिवारी जी से बात करने की। तो मैंने जब उनसे तिवारी जी से कहा, मैंने कहा भाई चलो मेरे साथ चलो, तो हमने एक झटके में 7,500 उस समय विशिष्ट BTC के जो लड़के थे हमारे नौजवान, एक स्ट्रोक में उनको उस समय 7,500 लोगों को जो है वो सेवायोजित करने का काम किया था। तो ये एक राजनीतिक विल पावर होनी चाहिए कि आज के दिन जितनी वैकेंसीज खाली हैं, सबसे पहले हम ये कहें कि भाई आप ही बताओ कि सरकार के पास है कितना, अभी कितने लोगों को आप सेवायोजित कर सकते हो। और जिस तरह से बाहर से लोग जो आउटसोर्सिंग वाला जो एक नया वो हो गया है, यहाँ रोग आ गया है, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी परेशानी। और इसलिए मैंने कहा, बल्कि आप तो हमारी पहली मीटिंग से उत्तराखंड विमर्श की जो हमने पहली मीटिंग की थी और जिसके प्लेटफॉर्म पर हम आज खड़े हैं और जो वनाधिकारों वाली हमने की थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा अगर 71% अगर हमारा जंगल है तो हमारी जो बहन है, हमारी माँ है, हमारा नौजवान है, उसको क्या मिल रहा है उसमें। जैसे आप उत्तरकाशी चले जाइए, जब मैं ये उत्तराखंड के लिए अलग एक मॉड्यूल बनाने की बात कर रहा था और मैं पूरे प्लानिंग कमीशन को वहां लाया था, तो उसको उसके जो चीफ थे उन्होंने, जब वहां के फॉरेस्ट DFO थे कि भाई तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तो उसने कहा कि साहब हमारा तो लगभग 80% जो है वो जंगलात के पास है, तो तुम्हारा यहाँ वो क्या है, आउटकम क्या है, क्या आप रिसोर्स क्या दे रहे हो, यहाँ के लोगों को क्या दे रहे हो। तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था।
तो मेरी विचार से हमको नए तरीके से इस पर विचार करना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और मेरा ये कहना है ये नौजवानों से कि उसमें जुड़िए। हम अगर आप जब वो बन रहा था संविधान, तो उसमें लिखा हुआ है ये कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं और जो 2006 का आपका जो ये वन अधिनियम है, उसमें लिखा हुआ है कि जो पुश्तैनी हक हकूक हैं आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक, उनके लिए आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी सबसे पहली मांग ये होनी चाहिए कि केंद्र सरकार में उत्तराखंड के लोगों को और सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और हुआ है उसमें, जैसे उत्तरकाशी के लोगों को मिला है, और जगह के लोगों को भी मिला है, चक्राता के लोगों को मिला हुआ है, तो बगल में जो है पौड़ी के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, या टिहरी के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और हम राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं, जवानी दे रहे हैं और पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो नए तरीके से इन चीजों को समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। अभी का जो विषय है, मेरे विचार से इसमें हमारे भविष्य का हमारा क्या कदम होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे समय ले सकते हैं। ये जो जितने हमारे साथी हैं, बेरोजगार हैं, उनके जितने संगठन हैं, वो एक साथ खड़े हों। सरकार अपनी है, कोई ये थोड़ी है ठीक है भाजपा की सरकार है या किसी की भी सरकार हो, चुनी तो आप लोगों ने, तो उनसे पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हो हमारे लिए। और हमने तो अभी कहा है कि भाई कम से कम इन बेरोजगारों को, जब तक ये कोरोना का संकट है, कम से कम 5,000 रुपए तो जो है बेरोजगारी भत्ता ही दो, जिससे अपना ये काम धाम चला सके। तो उस पर एक जो है हमारी भविष्य की रणनीति क्या हो, हम उसमें क्या कर सकते हैं, और लोगों को भी जोड़ करके, खाली आप और मैं नहीं बल्कि और लोगों को भी जोड़ करके कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इन लोगों के हाथों को काम दिया जा सकता है, नौजवानों को, हमारी बहनों को, उनका सिर का बोझ कैसे कम किया जा सकता है। ये सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की भी और सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उससे मुझसे जो हो पाएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और इसीलिए हमने आज का ये डिस्कशन भी रखा है। इसमें आगे क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से उसकी रणनीति पर जब ओपन हाउस हो, तो उस पर जो है 2-2 शब्द अगर लोग अपने सुझाव देंगे किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी बात को यहाँ पर जो है वो पूरी करता हूँ। धन्यवाद किशोर उपाध्याय जी। अब मैं हाउस को ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ जो रविंद्र भाई ने बहुत साफ तौर पे बोला था। आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी पौड़ी में, किसी नेता के साथ। मैंने कहा आप हमारे वेबिनार में क्यों नहीं जुड़ते। उनका कहना था कि कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैंने कहा कनेक्टिविटी नहीं है तो आप सह क्यों रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 21वीं सेंचुरी में जहां हम मंगल पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहां हम सह क्यों रहे हैं इस बात को, हम विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी सारी नौकरियों की इश्यू है, इतना सारा लोक सेवा आयोग में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो हम इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं हाउस को ओपन कर रहा हूँ। सबके माइक में अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो सबसे पहले नितांत कुछ बोलना चाह रहे थे। नितांत वालिया, नितांत अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। जी, 2-2 मिनट में हम अपनी स्ट्रेटेजी को भी बात करें, है ना। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये व्यास सर की से पॉइंट निकला है, अचानक से मेरे ध्यान में आया। व्यास सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके फिजिकल फिटनेस को लेके बात की है। तो मुझे उससे ध्यान आया है कि हमारा जो अपर पीसीएस होता है उसमें एक पोस्ट होती है डीएसपी की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें जो हाइट रिक्वायरमेंट है उत्तराखंड पीसीएस के लिए पर्टिकुलर बता रहा हूँ, वो होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर्स। यूपी में ये हाइट 165 सेंटीमीटर्स है। आईपीएस जो कि यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, उनकी हाइट भी जो रिक्वायरमेंट है वो 165 सेंटीमीटर्स है। मुझे कोई और स्टेट ध्यान में नहीं आता ऐसा कि जिसकी 167.5 इतनी ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट एक हिली स्टेट होने के बावजूद इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है। हालांकि हिली स्टेट जो हिली रीजन से बिलोंग करते हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन तो दिया जाता है निश्चित तौर पे एक सर्टिफिकेट के बेस पे, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि जो डीएसपी और जो और भी इससे रिलेटेड पोस्ट हैं, जैसे कि जेलर की पोस्ट होती है, जेल सुपरिटेंडेंट, और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स की होती है,
तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो 167.5 सेंटीमीटर है, जबकि ना यूपी में इतनी हाइट की रिक्वायरमेंट है, वहां 165 है, और आईपीएस के लिए भी, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए भी ये हाइट रिक्वायरमेंट 165 सेंटीमीटर्स है। अब दूसरी चीज ये है कि जो अलग अलग स्टेट के पीएससीज हैं और जो यूपीएससी है, उनके जो पैटर्न्स में है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि एक हमारे जैसे प्रतियोगी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कहीं पर ऑप्शनल है, कहीं 2 ऑप्शनल है, कहीं 1 ऑप्शनल है, उसके साथ 4 पेपर हैं। हमारे स्टेट में एक भी ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग पेपर है। यूपी में 1 ऑप्शनल है, कुछ पेपर्स हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। थैंक यू। तो ये डाइवर्सिटी भी हटनी चाहिए। ये 2 पॉइंट थे। मुझे लग रहा है जो किशोर उपाध्याय जी ने बोला और जो रविंद्र भाई ने कहा कि हम स्ट्रेटेजी पे भी बात करें कि हमको क्या करना चाहिए। मनीष ने हाथ उठाया हुआ है, मनीष इस पर बात करेंगे, क्योंकि अब हम वही बात को ना दोहरा रहे हैं, जो समस्या समझ आ गई कि एक इशू है। मनीष आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। Am I audible? Yes, you are audible. सुनाई पड़ रहा है क्या उधर? हाँ, बिल्कुल बोलिए। मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना है मुझे। सारी बातें मैंने सब लोग की सुनी और बहुत अच्छे आप लोग बता रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, परेशानियां तो सब जानते हैं, सॉल्यूशंस बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जैसे आदरणीय किशोर जी ने अपनी बात रेज की है विद द हेल्प ऑफ लेटर, वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी बात हम पहुंचा सकते हैं हायर अथॉरिटीज की तरफ। दूसरा एक और मेरा विचार है, क्योंकि लॉकडाउन है, पेंडेमिक सीजन है, हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, तो निकल के विरोध नहीं कर सकते, तो हम एक पोस्ट कार्ड से अपनी बात कह सकते हैं। वो एक सस्ता सा पोस्ट कार्ड आता है, हम लोग बल्क में रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज को अगर पोस्ट कार्ड पे लेके भेजना करें, तो मे भी कुछ चेंजेस हमारी बात उस पोस्ट कार्ड अभियान से कुछ चेंजेस आए सारे लोगों से। जैसे जो बेरोजगार हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि पीसीएस की वैकेंसी आनी चाहिए, तो पीसीएस के लिए मैं बात करूँ कि भी मनीष आवाज कट गई आपकी। आप अपना मनीष आपकी आवाज कट गई है, आप अपना वीडियो बंद कीजिए मनीष। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आज आप वीडियो बंद कीजिए, आपका वो कम है। हाँ बोलिए, 1 मिनट में खत्म कीजिए बात है, समय ज्यादा हो गया जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाएं और बल्क में पोस्ट कार्ड भेजना शुरू करें, उसके लिए हमें न तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ना ही हमको घर से निकलने की आवश्यकता है। और इस पैंडेमिक सीजन में हमारे पास पोस्ट ऑफिस ओपन है और 10 रुपए में हमें लगता है 20-25 पोस्ट कार्ड आराम से आ जाता होगा, क्योंकि 50 पैसे 1 रुपए का पोस्ट कार्ड मिलता है। और सिंपल से एक लाइन में अपनी बात लिख के और सब लोग बल्क में भेजना शुरू करें। इसका मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और इसके माध्यम से हम चेंजेस करवा सकते हैं ताकि इनके ऊपर दबाव बन सके। थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पे? कोई और? हाँ, विक्रम भाई साहब। विक्रम भाई आप अनम्यूट कीजिए। विक्रम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी भाई। मेरा ये सुझाव है कि इस पूरे मामले को कंक्लूड करते हुए हमको एक प्रस्ताव सरकार को देना चाहिए, और खासकर पीसीएस की परीक्षा रेगुलर हो, बैकलॉग जितना है उसे तत्काल भरा जाए, और जितनी खाली भर्तियां हैं उन पर तत्काल भर्ती की जाए। और एक सुझाव मेरा उत्तराखंड के वन विभाग से, सबसे ज्यादा वन भूमि उत्तराखंड में है। आप केरल में चले जाइए, वन विभाग बड़ा कमाऊ विभाग है। पूरा जंगल जो है वो जड़ी बूटी उगाने से लेके दवाई बनाने का काम वन विभाग कर रहा है, सरकार को राजस्व दे रहा है। उत्तराखंड के वन विभाग को भी उपयोगी बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि किशोर भाई जी ने भी कहा। और जो ये पोस्ट कार्ड देने की बात है, ये भी सही है कि सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसे हम समाचार पत्रों के माध्यम से, सूचनाओं के
के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है कि मेरे क्षेत्र के कई विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन परीक्षा ही नहीं हो पा रही। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ब्रिजेश बोलो। हाँ ब्रिजेश। ठीक है सर, मैं इसमें एक बात और लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग करेंगे क्या बेसिकली सर, देखिए उत्तराखंड में अगर हम लोग चाहते हैं इसमें कुछ बदलाव हो, बेसिक बदलाव हो, क्योंकि मैं खुद भी 2 कोर्ट केस व्यक्तिगत रूप से लड़के आया हूँ हाई कोर्ट में, और 2011 मैंने एक केस लड़ा, 2018 में उसको जीता, वो अलग मसला है। मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर आप सरकारों से जब भी हम लोग सवाल पूछते हैं सर कि हमारा बैकलॉग भरा जाए या हमारी भर्तियां टाइम पे की जाए या आप आउटसोर्स से क्यों लोगों को रख रहे हैं, तो सरकार का ये कहना है साहब कि एक मान लीजिए एक किसी एम्प्लॉय को अगर सैलरी गवर्नमेंट से डायरेक्ट रखेंगे, रिक्रूट करेंगे, तो उसकी तनख्वाह आपको 30,000 देनी पड़ती है और हम एक आउटसोर्स वाले 10,000 देनी पड़ती है, तो हम एक ही एम्प्लॉय की सैलरी में 3 लोगों को नौकरी दे पाते हैं। सर उनको मेरा सुझाव ये है कि हमारे बगल पड़ोसी राज्य जो हिमाचल है, वहां पे हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो विभाग में आता है उसका 1 साल ट्रेनिंग पीरियड का और 2 साल प्रोविजनल पीरियड होता है, यानी टोटल 3 साल। और जबकि हिमाचल और राज्य में क्या होता है कि उसको 5 साल तक हमारी फिक्स सैलरी मिलती है। हम ये कह रहे हैं अगर आप मान लीजिए आप पास वित्तीय संकट है, आप इतने रोजगार नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, फाइनेंशियली हमको हेल्प नहीं कर सकते, तो आप हमको क्या कीजिए, आप हमारा ओपन एक वैकेंसी निकालिए, उस पर रिक्रूट कीजिए, भले आप हमको जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है उसमें एक फिक्स सैलरी से नौकरी कीजिए, भले क्या है उससे। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आप जब क्योंकि आप हिमाचल और जगह मान लीजिए 10,000 की नौकरी पे कोई लोकल बाहर का लड़का उत्तराखंड में नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लड़के को उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है और 3 साल ट्रेनिंग पीरियड भी है उसका। तो उस ड्यूरेशन में अगर सरकार ये कहती है कि आपको हमारे पास फाइनेंशियल वो क्राइसिस है, तो वो इस प्रक्रिया को अपना सके, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसा प्रक्रिया अपना रहे हैं और अपने लड़कों को रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि उपनल या पीआरडी के माध्यम से आप लड़कों को भरते हैं तो वो आउटडोर है, बैकडोर एंट्री है, जिसमें कि सबके लिए अवसर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अगर सबको अवसर देना है तो इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। एक सुझाव मेरी तरफ से ये है सरकार। धन्यवाद। और किसी का कोई सुझाव? रविंद्र भाई आपका स्टेटमेंट, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अब हम कहेंगे। आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से, अनम्यूट कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। जितने भी सुझाव आए हैं सब इम्प्रैक्टिकल हैं। उत्तराखंड का सिस्टम किसी भी सरकार में रहा हो या वर्तमान सरकार हो, ऐसा बन गया है कि आपके पोस्ट कार्ड, चिट्ठी, पत्री, आपकी आवाज की कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। या तो जो शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार है, नौजवान है, वो लाइक माइंडेड हम जैसे या और भी सब लोगों को साथ लेके बड़ा दबाव बनाए, बड़ा आंदोलन करे, या इसके अलावा व्यवस्था परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लाख चिट्ठी भेजिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, स्टेट गवर्नमेंट वहां से कोई ऑर्डर आएगा तब तो बदलाव करने के लिए मजबूर हैं, वरना संवाद खत्म है। वो सभी सरकारों का यही हाल है और बेरोजगारों के प्रति 100% असंवेदनशीलता है, जैसे कि अन्य वर्गों के प्रति है। इसलिए या तो इकट्ठे होकर मजबूत दबाव बनाइए या व्यवस्था परिवर्तन की बात करिए। मैं रविंदर भाई से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं एक उदाहरण भी दे देता हूँ कि जब हम उन्नाव जेल में थे, हम लोग आंदोलन से अरेस्ट हुए थे और हमारे साथ एक लड़का दाताराम जोशी उसका नाम है, घोसी गली में नौकरी करता था और वो घर जा रहा था नौकरी करके, वो पकड़ा गया। हम सब जेल गए। उसके बाद चूंकि वो टाइपिंग वाइपिंग जानता था, हमने सरकारी नौकरी नहीं ली, उसने सरकारी नौकरी ले ली। तो जब वो सरकार में चला गया और मैं एक दिन उसके पास ऐसे ही चला गया, तो आप यकीन कीजिए कि उस बंदे ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, जबकि मैं जानता हूं कि वो आंदोलनकारी नहीं था। मैं जानता हूं कि वो तो नौकरी करके घर जा रहा था, रो रहा था वहां पे कि मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, और जब नौकरी मिल गई तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। रविंद्र भाई आप जानते होंगे, कचहरी में था लड़का, वो यही काम करता था, आंदोलनकारियों का काम देखता था। दाताराम जोशी उसका नाम है, आजकल शायद वो ऋषिकेश में ट्रांसफर हो गया। अब जी, मुझे याद है वो साथ में था जेल में, मुझे याद है वो जेल में साथ था जी, उन्नाव जेल में भी था हमारे साथ। वो एक्सीडेंटली पकड़ा गया था, एक्सीडेंटली पकड़ा गया था। तो सरकारी नौकरी के एक बार नौकरी पे लग गया आदमी, तो उसका जो एटीट्यूड है वो ऐसा हो जाता है जैसे हो गया उसका। पीसी तिवारी जी चले। प्रेम भाई जी भटनागर जी। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था। असली में जो सारी बातें हो रही है, मैं भी रविंद्र जुगरान जी से पूर्णतः सहमत हूँ। ये हालात जो हैं ये बड़े बनाए हुए हैं। ठेकेदारी प्रथा इसके पीछे मेन मुद्दा है।
अगर हम सिर्फ पीसीएस वगैरह की ना बात करें, सारी नौकरियों की अगर आप बात करो नीचे से ऊपर तक, इसकी मेन वजह है ठेकेदारी प्रथा। वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से सारी लोगों की जेबें भरी जाती हैं, और वो ठेकेदारी प्रथा को चालू रखने के लिए ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये जो नौकरियां होती हैं, ना इनका सही तरीके से नोटिफिकेशन आता है और ना ये किसी टाइम फ्रेम के अंदर इनको पूर्ण किया जाता है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि वो चीजें क्लियर आउट हो और लोग नौकरी पे आए। वो चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा चलती रहे और सबकी जेबें भरती रहें। ये एक मेन मुद्दा है। दूसरी चीज जो एक निकल के आती है कि बाहर के लोगों को आप यकीन मानिए, जो ब्यूरोक्रेट्स बाहर के आए हुए हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, मैंने उनको मैनिपुलेट होते हुए देखा है। मेरे पास ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसके लिए मैंने कहना चाहिए कि अपील भी करी है और बोला भी है सरकारों को कि ब्यूरोक्रेट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है लोअर स्टाफ के द्वारा। हिंदी और नॉन हिंदी में ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो जो यहाँ के उत्तराखंडियों को यहाँ के नौकरी में एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसके ऊपर मेन एक चर्चा होनी चाहिए, वो हमारे लिस्टिंग में आना चाहिए। और जितनी भी अगर ये नौकरी है, अगर हम ठेकेदारी प्रथा को एक टाइम फ्रेम के अंदर खत्म करते हैं कि अगले 10 साल में हम ये ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतः खत्म करके और यहाँ पे सारी नौकरियां ऑनलाइन लेके आएंगे, तो ही कुछ पॉसिबिलिटी है। और जुगरान साहब भाई की बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ये एक पूरी समग्र परिवर्तन की जरूरत है। उसके बगैर हम कुछ भी करें, वो भेजने से कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद। और उसके लिए आंदोलन जी धन्यवाद। किशोर उपाध्याय, धन्यवाद प्रेम भाई। हर्षमणि व्यास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, आपकी तरफ से माइक ऑन कीजिए, आपकी तरफ से माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। ओके। कई बातें तो बोल दी गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं उनका कहीं कंक्लूड होना चाहिए। ये बात सबने अपनी चर्चा में कही, तो भले ही उससे कोई असर हो या ना हो, ये रिप्रेजेंटेशन एक गवर्नमेंट को जाना चाहिए और जो भी संस्थाएं इसके लिए उत्तरदायी हैं उनको जरूर जाना चाहिए एज ए डॉक्यूमेंट टू बी इन रिकॉर्ड। नंबर 2, हेलो जी सर, सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं ना। नंबर 2, दबाव किस तरह से बनाया जा सकता है, इस पे चर्चा हो सकती है कि कैसे दबाव बनाएं। और कम से कम हम लोग जो आज की चर्चा में शामिल हुए हैं वो तो एक सहमत होंगे इस बात से। तो इसके लिए एक जो पॉलिटिकली मतलब एक पॉलिटिकल विल डेवलप की जाए एटलीस्ट सभी पार्टी से, अगर हो सकता है रूलिंग पार्टी ना हो तो एटलीस्ट ऑल अपोजिशन पार्टीज। और अल्टीमेटली तो इसे पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है कि अगर उसमें नीति निर्धारण, नीति कोई चेंज करनी है तो इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही होता है। और पॉलिटिकल सॉल्यूशन में भी क्षेत्रीयता को महत्व देना आवश्यक है। इसमें कुछ क्राइटेरिया जो अभी मेरे एक मित्र ने भी कहा था, उसमें हम जैसे नॉर्मल उसमें होता है, इसमें हम टाइमिंग देते हैं कि मतलब इतना टाइम है फिजिकल फिटनेस के लिए, हम वो टाइमिंग के बजाय हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़वाएं या उस तरह के पूरा क्राइटेरिया करें, कुछ उस तरह के शब्द हों, उस तरह के जो एक हरीश रावत जी ने भी अपने उसमें कहीं बात कही थी। हमको अपने वो पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं और उस तरह से ये मतलब प्रश्न वगैरह उस तरह से सेट करने हैं कि यहाँ के निवासियों को उसमें बेनिफिट मिले। कई चीजें तो हम उसमें एक नीतियां और इस तरह की चीजें ला सकते हैं पेपर पे, कई चीजें हम पेपर पे नहीं ला सकते, लेकिन जो पेपर पे नहीं ला सकते हैं वो अगर मन में अगर लोगों के ये हो कि हमको यहाँ के लोकल, यहाँ के पहाड़ के वासियों को ये वो करना है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जो एक दो एग्जाम्पल मैंने दिया कि हम लोग भी कहीं एक माउंट एवरेस्ट के लिए एक अपना एक टीम अपनी तैयार कर रहे थे, तो उसमें एक प्लेन्स के थे, तो उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि साहब इतने किलोमीटर इतना में रन करना चाहिए। तो मैंने उसको चेंज किया, मैंने यहाँ से अपना एक हिल स्टेशन की एक ट्रैक करवा दिया, उसमें उसका टाइमिंग ले लिया, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे पहाड़ के लोग खड़े उतरेंगे। तो ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया मेरे ख्याल से उसको रखना चाहिए और इसको कंक्लूड जरूर करना चाहिए। और वो कंक्लूड एटलीस्ट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको जरूर ये करें, या उनको हम लोगों का भी जहां आवश्यकता है हम लोग चलने को तैयार हैं, जहां जहां भी आप समझेंगे कोई हम लोगों को कुछ करना है तो निश्चित रूप से। लेकिन ये दायित्व मेरे ख्याल से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनका ये दायित्व बनता है कि ये जो टॉपिक पे भी बहस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको कंक्लूड जरूर करें। जी धन्यवाद सर। किशोर उपाध्याय जी सब। जी बहुत धन्यवाद प्रेम जी।
बहुत ही अच्छी चर्चा रही। इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो है समसामयिक जो अभी है, और एक भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि मेरे एक साथी ने अभी कुछ जो है वो नौकरशाही के बारे में कहा, और आप तो सब बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। जो ये हमारी जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था में सीधे सीधे 2 टायर सिस्टम है। एक है सरकार और एक होता है शासन। और संविधान ने शासन जो है, जो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको इम्यूनिटी दी गई है, जो IAS या IPS और जो उस तरह की सर्विसेज के लोग हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी जो है, जो चुने हुए लोग हैं उनकी है। वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और अगर वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो जो ये हमारा युवा वर्ग है जो नौकरी चाहता है, ये भी तो उन्हीं की जनता है। तो वो हमारा काम ये होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में आपकी 70 विधानसभाएं हैं, हमारे जितने साथी बेरोजगार संघ के हैं, फार्मासिस्ट हैं, और भी हैं, कई हैं। आप अपने लोकल जो स्थानीय जो नेता हैं, जिसको आपने विधायक बनाया है, उसके ऊपर आप दबाव क्यों नहीं डालते कि भाई आपकी जिम्मेदारी है ये, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये क्योंकि अब लगभग इस सरकार का अब समय भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो फिर चुनाव की बातें शुरू हो जाएंगी। तो इस समय वो दबाव में आएंगे, उन पर अगर आप दबाव बनाएंगे कि विधायक जी ये आपकी जिम्मेदारी है, मंत्री जी ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप जो है इन समस्याओं का समाधान करिए। हम अपनी तरफ से जब भी आप कहेंगे, हम सबसे पहले मुख्य सचिव को कह सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं कि भाई आप ये बताओ, हमें ये बताइए कि इस राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस वर्ग की हैं, और आपका उसका भरने का प्लान क्या है। और अगर उससे सेटिस्फाई ना हो तो मुख्यमंत्री के पास जाया जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि आप इस पर काम क्यों नहीं कर रहे। तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, मेरे ख्याल से तब तक जो है, अब मैंने जब ये चर्चा हुई, बार बार जो है हमारे नौजवान मुझे ट्विटर पर कोई फोन करके कि आप ये कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मैंने परसों इसको ट्विटर पर डाला और मैंने निवेदन किया कि मैंने कहा भाई आप कम से कम ये तो करो यार कि जो है ये थोड़ा सा ट्रेंड बन जाए आपकी जो समस्या है। अब मेरे ख्याल से 30, 40, 50 लोगों ने रिट्वीट किया होगा। अब जब आप जो है इतना भी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप ये कहेंगे साहब उनके पास ऐसा फोन नहीं है, वो ट्विटर पर नहीं है, अब आप उसको एक ट्रेंड बनाइए ना। आज आपके पास कई टूल्स हैं, अगर आपने उसी का यूज कर लिया तो सरकार को मजबूर होकर के सोचना पड़ेगा। समाचार पत्र भी और मीडिया भी जो है वो आपका जो है उस बात को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब व्यवस्था परिवर्तन, जैसे मेरे छोटे भाई जुगरान जी कह रहे थे, वो व्यवस्था परिवर्तन तो जब होगा तब होगा, तब तक तो ये सबके सब बेचारे बुढ़े हो जाएंगे ना। इनका काम धाम कैसे चलेगा, इनका परिवार कैसे चलेगा। तो जो अभी की बात है, हमको ये करना चाहिए कि अभी यहाँ प्रदेश में कितनी नौकरियां हैं, सरकार का शेड्यूल क्या है, कब तक उसको भरने का काम करेंगे, पारदर्शिता से उसको कैसे भरा जा सकता है, और भविष्य का रोड मैप भी सरकार बनाएगी। वो मेरे बस में और आपके बस में नहीं है बनाने का। तो भविष्य का आपका रोड मैप क्या है, जो लोग हमारे बाहर से मुल्क वापस आए हैं उनके लिए क्या है, और जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए क्या है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है। मेरे ख्याल से जब तक इस तरह से हम स्टेज वाइज, फेज वाइज जब तक बात नहीं करेंगे और उसको नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से तब तक हम चर्चा पर ही रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा ये कहना है, और मैं पूरा भरोसा है कि उस पर आप थोड़ा तवज्जो देंगे, और ये नौजवान विशेषकर, क्योंकि यहाँ तो जो है वो जो भी क्रांति हुई है, जो भी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो नौजवानों ने किया है ना। तो नौजवान कर सकते हैं उसको,
और आज तो बहुत आसान है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में अगर कनेक्टिविटी की समस्या है तो उस कनेक्टिविटी में भैया 5-7 मिनट में भी तो संदेश चला जाता होगा। हम सब लोग एकजुट होकर के अगर काम करेंगे तो इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सरकार को तुरंत जो है उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ और इसी पर अपने वक्तव्य को जो है पूरा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर उपाध्याय जी और सभी पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद करता हूं। ये जो हमारी चर्चा है इनका मकसद एक तो ये भी है कि सोचने समझने की प्रक्रिया को तेज करना, ताकि हम ये सोचें। और ये जो हमने सहन करने की आदत हमको पड़ गई है, अरे कनेक्शन नहीं आ रहा, ये हमारी किस्मत का मामला है, नौकरी नहीं मिल रही हमारी किस्मत का मामला है, ये नहीं हो रहा हमारी किस्मत का मामला, हम क्या कर सकते हैं, वो प्रक्रिया से हम एक विद्रोह करना सीखें कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो हम सवाल पूछना शुरू करें, नौकरी नहीं मिल रही है तो सवाल पूछना शुरू करें, अस्पताल नहीं है तो सवाल पूछना शुरू करें, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब हम सवाल पूछेंगे, तभी उत्तर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेम जी, मैं जरा इन सबसे कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम एक कोई स्लोगन बना करके कल उसको ट्विटर पर ट्रेंड करिए और ये आपस में नौजवानों से बात करें, मुख्यमंत्री तक उसको भेजेंगे, भाई इस तरह की स्थिति यहाँ पर है, आप उसमें क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो है उससे काम नहीं हो सकता, आप तो घर पर बैठ करके उस सारे काम को कर सकते हो अगर हम एक दूसरे के संपर्क में है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कल जो है, मैं इसीलिए कल आपको कह रहा था कि हमको राजधानी पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि सरकार कुछ इस तरह का निर्णय लेने जा रही है। अब क्योंकि ये नौजवानों का मामला था तो कल के लिए मेरा आग्रह है कि कल हम राजधानी पर जो है जो बेईमानी हो रही है उस पर मेरे ख्याल से हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, अगर आप लोग ठीक समझे। कल राजधानी पे ही चर्चा करेंगे। अमन जोशी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर मेरा ये था सर, नमस्कार। और मैसेज ये था कि जो किशोर उपाध्याय सर हैं इनको ट्विटर पे मैसेज नहीं किया जा रहा है, नहीं जा पा रहा मेरा, और मैंने और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की थी तो वो मैसेज ही नहीं हो पा रहा। ग्रुप में मैंने डाला भी था, अपने जो पीसीएस वाला ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो उस पे भी कर रहा था तो मैसेज ही नहीं हो पा रहा इन सर को, तो उसके लिए कुछ आप एक बार किशोर उपाध्याय जी से फोन पे बात कर लीजिए ताकि आसान होगा। नंबर है आपका? मैंने तो नंबर भी डाल दिया था उसमें। और सर अभी ट्विटर ज्यादा चलाना नहीं आता, जिस दिन से ग्रुप बनाया उसी दिन से मैंने किया है। भैया तो अरे आदमियों सीखो आता, कैसे पीसीएस बनोगे यार, मुझे एक चीज बताओ यार। नहीं अगर ट्विटर पे नहीं चला रहे हो कैसे? नहीं सर, एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, कनेक्टिविटी का इशू रहता है या कई बार ट्विटर की साइट बंद रहती है, इसलिए मैसेज नहीं ला पाते हैं। तो अगर मैंने उसको डीएम को भी ठीक कर लिया था, मैंने डायरेक्ट मैसेज वाला, और मैंने ठीक कर लिया। दूसरी चीज ये थी कि जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी किया जाए, और हमें एक गाइडेंस की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज तो यही है, हमें कोई गाइड ही नहीं करने वाला है यहाँ पे। मैं जसपुर उत्तराखंड, जसपुर से रहने वाला हूँ, उधम सिंह नगर का। क्योंकि जितने भी मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बेरोजगार संघ हो या कुछ भी, मैं किसी पे वो नहीं ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी, तो वो क्या होता है कि राजनैतिक कारणों से वगैरह वगैरह। जी मनीष, आप 1 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं, क्योंकि अब हम खत्म कर रहे हैं। मनीष कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बात रख ली शायद उन्होंने अपनी। मैं खत्म नहीं कर रहे बात तो ठीक है। अच्छा, नेगी जी आ गए, धन्यवाद भाई। रोहित तो बहुत देर से जुड़े हैं। रोहित का आज कुछ सर प्रणाम। मैं तो नहीं एक्चुअली अब हर विषय पे बोलना ठीक नहीं है ना, हम लोग अब इतना वो जानकारी नहीं, आप लोगों से सीख रहे हैं सर। बहुत अच्छा। आप थोड़ा लेट हुए तो हमारा भी जो है ये कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। माफी चाहता हूँ सर, थोड़ा नेट का इशू था तो इसलिए। कोई बात। बीरेज का सुझाव है कि हमें युवा नीति पर चर्चा करनी चाहिए, तो बीरेज हम जल्दी करते हैं युवा नीति पर चर्चा इस हफ्ते के अंदर, ठीक है ना सर? रविवार का लेंगे, कल हम राजधानी का मुद्दा लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद कर देता हूँ। नमस्कार। ठीक है सर। जय उत्तराखंड। आजकल हमने जय उत्तराखंड। जी।